आप लोगों ने बहुत सारे भूतिया हाईवे, भूतिया हॉस्पिटल, भूतिया स्कूल, भूतिया कॉलेज या भूतिया बहुत सारी चीज़ों के बारे में सुना होगा और सुन के वाकई आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा डर लगा होगा। लेकिन जो आज की स्टोरी है वो सचमुच में बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। आप लोगों को आज की स्टोरी में एक गांव के ऊपर बीती हुई बहुत ही ज़्यादा खौफनाक घटना की कहानी जानने को मिलेगी। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से बहुत 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 काफ़ी साल पहले। 1970 की बात है ये। 1970 जयपुर। जयपुर का रहने वाला एक धानु नाम का लड़का, जो कि अपने फैमिली में अपने घर पे इकलौता लड़का था। ना ही उसका कोई भाई था, ना ही कोई बहन थी, और ये एक बहुत ही बड़े फैमिली से बिलोंग करता था, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा रईस था। उसके घर वालों ने बचपन से किसी भी चीज़ की कमी उसके लिए नहीं किया। उसको अच्छा पढ़ाना लिखाना, अच्छा खाना पीना, उसके घर जो थे, उसके बहुत सारे महल जो थे, एक तरह से आप बोल सकते हो वो किसी राजघराने का था। उसके बहुत सारे महल बहुत सारे अलग अलग शहरों में, राजस्थान के जयपुर के बहुत सारे शहरों में थे। तो क्या था कि उसको किसी चीज़ की कमी तो कभी थी नहीं, लेकिन उसको अपने घर वालों से एक बात को लेके बहुत ही ज्यादा खफा था। क्या? यही कि वो एक सुधा नाम की लड़की से प्यार करता था, बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। और उस टाइम की जैसे की बात आप लोग इमेजिन कर सकते हो, 1970, 60, 80 उस टाइम पे कोई भी ऐसे लव मैरिज जैसी चीजें होती नहीं थी। तो उसके घर वालों को उसने सुधा के बारे में कई बार बताने की कोशिश भी किया था कि माँ बाबूजी, मुझे ये लड़की पसंद है और मैं इसी लड़की के साथ शादी करना चाहता हूँ और अपनी पूरी जिंदगी इसी लड़की के साथ जीना चाहता हूँ। लेकिन उसके घर वाले बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे, क्योंकि वो एक बहुत ही रईस परिवार का, राजघराने का लड़का था, और जो लड़की थी वो एक नॉर्मल सी गरीब सी फैमिली बोल सकते हैं आप, गरीब सी फैमिली से बिलोंग करती थी। लेकिन सुधा बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। उसकी वजह से ये जो धानु था, इसको उससे प्यार हुआ था। तो उसके घर वालों को बहुत मनाने की कोशिश किया धानु ने, लेकिन घर वाले बिल्कुल भी नहीं माने, और घर वालों ने उसकी शादी अपने ही एक दोस्त की, उसके पापा ने अपने ही दोस्त की लड़की से तय कर दिया। लेकिन ये चीज़ धानु को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि वो शादी करना चाहता था तो सिर्फ सुधा से, उसके अलावा किसी से भी नहीं करना चाहता था। तो क्या करता है, एक रात की बात है, वो अपने घर पे जितने भी सिक्के थे सोने के, जितनी भी बहुत सारी ज्वेलरी थी, बहुत सारे पैसे थे, वो सारी चीज़ें एक पोटली में बांधता है और चुरा के अपने घर से रातों रात एक अपनी बाइक लेके निकल जाता है। जी हाँ, उसके घर पे बाइक और कार्स बहुत सारे थे, क्योंकि वो रईस घर का था। निकल जाता है और जैसा कि सुधा से उसने बताया था कि मैं तुम्हें लेने आऊँगा, सुधा के घर के पास पहुँचता है। सुधा घर के पास पहुंचता है। सुधा ने भी अपनी सारी पैकिंग कर ली थी और वो लोग अपने गांव से, अपने शहर से वहां से भाग जाते हैं। वहां से भाग तो जाते हैं, लेकिन कहाँ रहें, क्या करें, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ कुछ दिन कहीं कहीं अलग अलग जगह पे रह रह के अपना टाइम काटते हैं, 10-15 दिन, 12 दिन अपना टाइम काटते हैं। लेकिन तभी मतलब इसको धानु को पता चलता है, अनूरपुर नाम का एक छोटा सा गांव है जो कि राजस्थान में स्थित है। उस गांव में हम जाके आराम से रह सकते हैं, क्योंकि वो गांव इतना ज़्यादा छोटा है, इतना छोटा है कि वहाँ पे 12-15 घर से ज़्यादा घर नहीं होंगे, इतना ज़्यादा छोटा है। और वो भी घर दूर दूर पे बसे हुए हैं, और वहाँ पे अगर हम जाके रहते हैं, बसते हैं, तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। और अपने पास इतने पैसे और इतनी मुद्राएं और इतने गहने हैं कि अगर हम थोड़ा थोड़ा बेचेंगे तो कोई ज़मीन खरीद के वहाँ पे घर बना सकते हैं। तो सुधा बोलती है, अच्छा ठीक है, आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, अपन एक बार चल के वो गांव तो देखते हैं। ये लोग अनूरपुर गांव में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ के मुखिया से मिलते हैं और बोलते हैं कि हम लोग पति पत्नी हैं। एक्चुअली वो लोग शादी कर चुके थे, इतने दिन जो बाहर थे ना, वो लोग उतने दिन में शादी कर चुके थे, एक मंदिर में एक पंडित से मिलके। तो बोलते हैं कि हम लोग पति पत्नी हैं, लेकिन हमारा घर में कोई है नहीं, हमारे गांव में आग लग गई थी जिसकी वजह से पूरे घर वालों की मौत हो गई, ऐसे झूठ बोलते हैं। और हमारे पास जो भी थोड़े बहुत पैसे थे हम लेके वहाँ से आ गए थे, हमको कोई ना कोई गाँव में बसना है, क्योंकि वो गाँव पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। उस गाँव के मुखिया से धानु बात करता है, तो गाँव के मुखिया बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटा,
हम गांव वाले लोग हैं और हम गांव वाले दूसरे गांव की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और वैसे भी हमारा गांव बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तुम आराम से यहाँ पे बस सकते हो। और अगर तुम्हें ज़मीन खरीदना है तो ज़मीन खरीद के अपना छोटा मोटा घर बनाओ और उसके बाद आगे पैसे कमाना, नौकरी करना, तो आगे और भी घर बना सकते हो। क्योंकि उसने नहीं बताया था कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, मैं बहुत अमीर हूँ। तो मुखिया को लगा था बेचारे नॉर्मल लोग हैं, नए जोड़ा है शादीशुदा के, इनको यहाँ पे रख लेते हैं। मुखिया वहाँ पे रहने के लिए अलाउ तो कर देता है, लेकिन उनको एक वार्निंग देने के साथ, वो उनको क्या वार्निंग देता है कि तुम लोग इस गांव में तो रह सकते हो, लेकिन कुछ भी हो जाए, एक बार रात के मतलब यानी कि शाम के 7 बज गए, उसके बाद तुम लोग इस गांव में बाहर निकल के नहीं घूमोगे, या इस गांव से जो कच्चा वाला रोड जाता है, जो एक ही रोड था, कच्चा पक्का वही था, उस रोड की तरफ से तुम लोग कहीं बाहर नहीं जाओगे, और बाहर हो तो उस रोड से गुजरते हुए गांव के अंदर नहीं आओगे। ये लोग बोलते हैं ऐसा क्यों मुखिया जी? मुखिया जी बोलते हैं ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, तुम्हें रहना है इस गांव में कि नहीं रहना है? ये लोग बोलते हैं हाँ रहना तो है। तो सुधा बोलती है अरे धानु रहने दो ना, क्या हो गया, हम नहीं निकलेंगे रात में, एक बार रात में नहीं निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, अपन जो भी काम रहेगा दिन में करवा लेंगे, और अच्छा खासा मौका मिल रहा है अच्छे से गांव में शांति से रहने के लिए, तो तुमको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों निकलना है बाहर रात में? तो धानु बोलता है अच्छा ठीक है चलो। वो लोग ऐसा बोलते हैं मुखिया से कि ठीक है हम नहीं निकलेंगे, और वो लोग ऐसे कुछ दिन तक मुखिया जी ने किसी घर पे रखवाया था जब तक वो लोग जमीन ना खरीद ले, घर ना बनवा ले। तो क्या होता है, 1-2 दिन में वो लोग जमीन वहां पे खरीद लेते हैं और एक कच्चा सा छोटा सा घर बनवा लेते हैं फिलहाल के लिए रहने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे कर करके धानु अपने थोड़े थोड़े पैसे निकाल रहा था और थोड़ा थोड़ा जमीन खरीद रहा था, और बाकी घर वर अपना जो भी अच्छा खासा एक घर बना लिया। मुखिया जी घर इतना बड़ा घर बना लिया। एक टाइम पे तो मुखिया जी को कैसा लगा कि इसका घर हम मेरे इतना बड़ा कैसे, इतना रईस कैसे हो गया। मुखिया जी ने बात बात में पूछा भी था धानु तुम कोई नौकरी करते हो क्या? तो धानु ने बोला कि हाँ मुखिया जी मैं पढ़ा लिखा हूँ और बाहर शहर में मैं रोज़ नौकरी करने जाता हूँ, वहीं से पैसे कमा के सारी ज़िंदगी में काम कर रहा हूँ। लेकिन ये नहीं बताता है कि मेरे पास बहुत रईस हूँ मैं, खानदानी, और वहाँ से पैसे ढाप के भागा हूँ, यानी चुरा के भागा हूँ। तो क्या होता है कि ऐसा करते करते वो लोग इस गांव में बस जाते हैं। इस गांव में रहते हुए 3-4 महीने इनको हो जाते हैं। अच्छा खासा खेत खरीद लिए थे। जो धानु था वो खेती करता था, सुधा खाना बनाती थी। और क्या होता है उसके बाद सुधा प्रेग्नेंट हो जाती है। सुधा प्रेग्नेंट होती है तो इनके घर पे खुशी का माहौल, बहुत ही ज़्यादा खुश होता है धानु, क्योंकि जिससे वो इतना ज़्यादा प्यार करता था वो औरत प्रेग्नेंट थी, उसको ज़्यादा काम भी नहीं करने देता था और उसको ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करता था। तो क्या होता है इतने दिनों में, इतने महीनों में उसकी एक लड़के से दोस्ती हो गई थी जो कि बाहर गांव का रहने वाला था। तो उस दोस्त की ना शादी होने वाली थी। जो बोलता है वो दोस्त कि धानु तुम और सुधा तुम दोनों को मेरी शादी में आना है, कार्ड भेजता है, बोलता है तुम लोगों को मेरी शादी में आना है और मस्त एंजॉय करना है। वो लड़का भी पैसे वाले घर का था, अच्छा खासा नौकरी कर रहा था। तो धानु और सुधा हामी भर देते हैं, बोलते हैं ठीक है हम तुम्हारी शादी के टाइम में ज़रूर आएंगे। ऐसा ही होता है, उसकी शादी का टाइम आता है और जैसा कि मैंने बताया सुधा प्रेग्नेंट भी थी और धानु, ये दोनों सुबह सुबह के टाइम में बाइक लेके उसके गांव में पहुंच जाते हैं। उसके गांव में जिस दिन शादी थी उस दिन पहुंचे थे। उसके गांव में जो भी होते हैं रिचुअल सारे अटेंड कर रहे हैं और जो भी चीज़ें हो रही है सब धानु काम वाम करा रहे हैं, बाहर की चीज़ें सुधा घर के अंदर बैठ रही है, सबसे बातचीत कर रही है। अच्छा माहौल था। सब कुछ करते करते शादी का दिन रहता है, वहाँ पे शादी वादी होती भी है। उसके बाद शादी होने के बाद इनको अपने गाँव वापस आने का टाइम आता है। तो धानु बोलता है कि शादी वादी तो हो गई, सब कुछ अच्छे से निपट गया, एक काम करते हैं अपन अपने गांव चल लेते हैं अब। तो सुधा बोलती है धानु क्या बात कर रहे हो तुम, रात के 8:30 बज रहे हैं और जैसा कि मुखिया जी ने बताया था कि रात के टाइम में अपने गांव में एंटर नहीं करना है, वो रोड से या गांव के अंदर कैसे भी घूमना नहीं, एंटर नहीं करना है। धानु बोलता सुधा क्या बात कर रही हो तुम, अभी उस बात को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, अपन को रहते हुए अभी 5-6 महीने हो गए उस गांव में, और वैसे ही मुखिया जी से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई है, कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं है। और अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अपना सब कुछ हो गया, अपना काम अटका हुआ है घर पे, इतने दिन से शादी में यहाँ पे अटके हुए थे, अपना खेत वेत का पता नहीं फसल सूख रहे होंगे, पानी वानी देना होगा, तुम चलो कुछ नहीं होगा। तो बोलती सुधा तुम सही में तुम चाहते हो कि हम रात के टाइम में यहाँ से निकले? धानु बोलता है हाँ सुधा तुम मेरी बात मानो, कुछ नहीं होगा, हम यहाँ से चलते हैं। ऐसा ही होता है। जो धानु था अपना बाइक उठाता है, वही वाला बाइक जो अपने घर से लेके आया था,
वो बाइक उठाता है और सुधा को बैठा लेता है पीछे और उस गांव से निकल जाता है। उस गांव से इनके गांव की दूरी 14-15 किलोमीटर इतनी दूर थी। तो उस गांव से निकल तो जाता है और अपने गांव आराम आराम से बिना कुछ हुए, बिना कोई टेंशन पहुंचने वाला होता है। लेकिन जैसे ही अपने गांव के अंदर एंटर करने वाले रोड पे आता ही है ना, उस रोड पे अचानक से उसकी बाइक अपने आप रुक जाती है। जब उसकी बाइक रुकती तो घबरा जाता, अरे ये तो जंगली इलाका है और यहाँ पे बाइक क्यों रुक गई। और एक तो सुधा प्रेग्नेंट थी इसलिए और ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा था। बोलता है सुधा तुम एक काम करो, यहाँ पे आराम से खड़े हो, बाइक में चेक करता हूँ बाइक में क्या दिक्कत आ गई, बाइक क्यों रुक गई ऐसे। ये जो था धानु बाइक चेक करने लगता है और सुधा खड़ी रहती है, बोलती है जल्दी करो, ये रोड बिल्कुल सुनसान लग रहा है और एक तो जंगल वाला इलाका है और अजीब सा मुझे डर सा लग रहा है। तो बोलता है धानु कि तुम टेंशन मत लो, मैं देख रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है। बाइक वाइक हिला के देखने की कोशिश करता है, पेट्रोल भी सब कुछ ठीक है, आखिर बाइक चल क्यों नहीं रही है। तभी अचानक से सुधा के बॉडी पे एक काली सी बिल्ली आके कूदती है, उसकी सीधे बॉडी पे आके कूदती है, यहाँ पे आके बैठ जाती है। सुधा बिल्कुल घबरा जाती है, बोलती धानु 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 मुझे बचाओ, ये देखो ये इसको बचाओ, मुझे हटाओ, मुझे बचाओ बचाओ, ऐसे चिल्लाने लगती है। जो सुधा भी उसको हटाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बिल्ली ने ना ऐसे जकड़ के रखा था उसको, बिल्कुल ऐसे जकड़ के रखा था। तो उसके बाद धानु भी घबरा जाते हैं कि ये काली सी बिल्ली कहाँ से प्रकट हो गई और सुधा की बॉडी पे क्या कर रही है। धानु भी हटाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बिल्ली म्याऊ म्याऊ ऐसा कर रही है और यहाँ पे ऐसे पकड़ के बैठी हुई है, बिल्कुल छोड़ ही नहीं रही, जैसे जकड़ चुकी है, ऐसा करके बैठी हुई है। बहुत कोशिश करने के बाद धानु कैसे कैसे करके उस बिल्ली को छुड़ाने की कोशिश करता है, वापस से पकड़ लेती है, फिर छुड़ाने की कोशिश, वापस से जकड़ लेती है। धानु एक उठाता है पत्थर, रोड के किनारे रखा हुआ था, और बिल्ली के ऊपर मारता है। बिल्ली कूद के उसकी बॉडी से नीचे उतरती है और बॉडी से नीचे उतर के एक जो पेड़ था उधर बाजू में ही, रोड के साइड में ही, उस पेड़ पे चढ़ जाती है और वहाँ से म्याऊ म्याऊ कर रही होती है। तो बहुत ज़्यादा सुधा डर जाती, बोलती है धानु जल्दी जल्दी ठीक करो, मोटरसाइकिल अगर ठीक नहीं हो रहा मोटरसाइकिल तो हम पैदल चल लेते, लेकिन यहाँ से जल्दी निकलो। तो धानु बोलता है हाँ तुम सही बोल रही हो, यहाँ से हमको निकल जाना चाहिए, ये क्या मतलब ऐसे कैसे बिल्ली ने अटैक कर दिया। तो सुधा बोलती है हो सकता है ये जंगल वाला एरिया है, यहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं इसलिए ऐसे ही आ गई होगी, कोई बड़ी बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, बस हमको कैसे भी यहाँ से निकलना है, मुझे अजीब सा डर सा लग रहा है। सुधा ऐसा बोलती है, धानु बोलता है हाँ ठीक है हम पैदल पैदल चलते हैं। वो लोग मोटरसाइकिल हाथ में पकड़ता है और वो लोग पैदल पैदल अपने गांव की तरफ जा रहे होते हैं। उनके गांव से ये रोड था ना जो 1.5-2 किलोमीटर इतना दूर था, ज़्यादा दूर नहीं था। ये लोग जा रहे होते तभी कुछ मीटर और आगे गए होंगे, 50-60 मीटर आगे, तभी ना क्या आप देखते हैं ये लोग कि रोड के बीचों बीच बहुत सारे गहने बिखरे हुए हैं और बहुत सारे सोने के सिक्के पड़े हुए हैं। जब धानु देखता है तो बोलता है सुधा ये क्या है, इतने सारे मुद्राएं, इतने सारे सोने चांदी, ये सब कहाँ से पड़े हुए, किसके हैं ये। सुधा बोलती है तुम हाथ नहीं लगाओगे। धानु बोलता है कि क्यों हाथ नहीं लगाएंगे, यार देखो कितना ज़्यादा महंगा है, बहुत ही भारी भारी गहने पड़े हुए हैं यहाँ पे, उठा लेंगे तो ज़िंदगी भर बैठ के खाएंगे, कमाने की ज़रूरत नहीं है। सुधा बोलती है कुछ भी हो जाए तुम इन गहनों को, इन मुद्राओं को हाथ नहीं लगाओगे। तो ऐसा बोल के वो लोग चल जाने लगते हैं, वो छोड़ के जो भी गहने थे वहाँ से थोड़ी दूर 2 कदम आगे बढ़े ही थे, तभी अचानक से धानु को और सुधा को किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। जोर जोर से बिलख बिलख के कोई औरत रो रही है, ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। सुधा बिल्कुल घबरा जाती है, बोलती है धानु ये कौन सी औरत रोने लगी और यहाँ पे कौन सी औरत क्या कर रही है। धानु मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। धानु बोलता है कि सुधा तुम टेंशन मत लो, हम चलते हैं। फिर से वापस से मोटरसाइकिल स्टार्ट करने की कोशिश करता है, कैसे कैसे करते करते मोटरसाइकिल स्टार्ट होता है और फटाक से सुधा बैठती है मोटरसाइकिल पे और धानु और सुधा अपने गाँव निकल जाते हैं। गांव पहुंच जाते हैं सेफली, भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कैसे कैसे हम लोग यहाँ पे अपने गांव में पहुंच गए। अपने घर में जाते हैं और रात भर धानु को नींद नहीं आती है, क्योंकि उसने रोड पे इतने सारे गहने और सोने के सिक्के देखा था। उसके दिमाग में, उसकी आंखों में वही नाच रहा था कि यार कितना ज़्यादा महंगा होगा सब, अगर बेच देते तो कितना ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन सुधा चुपचाप अपने घर पे आके सो जाती है। उसके बाद क्या होता है, अगले दिन धानु बोलता है कि सुधा मैं ना बीज लेने हैं खेत में डालने के लिए, तो मैं जा रहा हूँ, शहर से लेके आता हूँ।
सुधा बोलती है लेकिन कल रात में बहुत ज़्यादा डर लगा था और तुमको शहर से बीज लाते लाते शाम का टाइम हो जाएगा, तुम मत जाओ, या तो मैं साथ में चलती हूँ, मुझे डर लग रहा है, तुम अकेले मत जाओ। तो धानु बोलता है सुधा तुम मत डरो, मैं शाम होने से पहले आ जाऊँगा, अंधेरा होने से पहले आऊँगा, तुम इतना टेंशन मत लो। लेकिन ये बात सुधा को पता थी कि शहर इनके गाँव से बहुत ज़्यादा काफ़ी दूर था, तो आते आते कैसे भी शाम हो ही जाता। लेकिन धानु बात एक भी नहीं सुनता सुधा की, अपनी मोटरसाइकिल लेके सुबह सुबह के टाइम में नाश्ता पानी करके निकल जाता है अपने गांव से शहर जाने के लिए। शहर जाता है, शहर से पूरी जो बीज लेने थे वो सारी खरीदारी करता है और वहाँ से शहर से वो छूटता है शाम के यही 5-5:30 बजे करीब। सोचता है अगर आज रात में अपने गांव वाले रोड में मैं रात के टाइम पहुंचा और वहाँ पे वापस से सोना दिखाई दिया तो मैं वो सोना उठा लूँगा, क्योंकि आया था उस टाइम पे उसको दिखाई नहीं दिया था। उसको ऐसा लगता है कि रात के टाइम में शायद कोई लेके जाते होंगे गाड़ी से, किसी से गिर जाता होगा बैलगाड़ी वगैरह से, तो हो सकता है, या बाई चांस जंगल के अंदर होगा, जंगल के अंदर ढूंढ लूँगा, या कहीं पर भी कुछ भी मिल सकता है। उसके मन में एक लालच था, उसको समझ में नहीं आता कि सोना अभी तक कैसे पड़ा रहेगा। उसको समझना चाहिए कि वो तो हमने एक रात पहले देखा था, अभी कहाँ से पड़ा रहेगा, दिन में दिखा नहीं था। लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ लालच भरा हुआ था। वो क्या करता है कि शहर से निकल जाता है और अपने गांव वाले रोड पे पहुंचता है वो रात के 9 बजे के करीब। रात के 9 बजे करीब अपने गांव वाले रोड पे पहुंचता है और उसके बाद वो चारों तरफ रोड की तरफ देखने लगता है, सोना है क्या कहीं पे, वो उस दिन दिखा था। उसके मन में पूरी तरह से लालच भरा हुआ, जैसे मैंने आप लोग बताया, ढूंढ रहा है, उसको कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। तभी क्या पाता है, एक औरत के रोने की आवाज़ उसके कान में सुनाई देती है। सोचता है इस टाइम पे कौन सी औरत रो रही है, कहीं कोई औरत मुसीबत में तो नहीं है। वो जो औरत की आवाज़ आ रही थी उस आवाज़ का पीछा करते करते जंगल के थोड़े अंदर वाले हिस्से की तरफ पहुंच जाता है। वहाँ पे क्या देखता है, एक पेड़ के नीचे एक दुल्हन बहुत सारे गहने पहने हुए, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन है, वहाँ पे बैठी हुई है और ऐसे मुंह पे हाथ रख के ज़ोर ज़ोर से बिलख बिलख के रो रही है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता, सोचता है कि औरत को क्या हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, और इतने रात में यहाँ पे अकेले क्या कर रही है। वो कुछ बोलता, कुछ सोच ही रहा है खड़े होकर कुछ दूरी पे, तभी औरत उसके पास दौड़ते हुए आती है, बोलती है भाई साहब मुझे बचा लो, भाई साहब वो गुंडे लोग मुझे मार डालेंगे, मेरे पति को मार डाला है, मुझे कैसे भी शहर तक छोड़ दो भाई साहब, मुझे बचा लो। ये बोलता है कि आपका पति मर चुका है, कहाँ है आपका पति। वो बोलती है वो झाड़ियों के पीछे मेरा पति वहाँ पे पड़ा हुआ है, मुझे बचा लो, मुझे कैसे भी शहर छोड़ दो। तो बोलता है कि मैं तो गांव जा रहा हूँ, बहुत लेट हो गया, मेरी पत्नी भी पेट से है, मैं कैसे आपको बचाऊं, क्या करूं मैं। तो बोलती है नहीं बचा लो भाई साहब, चाहे तो आप ये मुद्राएं रख लो, ये पैसे रख लो। उसके पास सोने के इतने बड़े बड़े सिक्के थे। बोलती है उसके हाथ में पकड़ाती है पोटली, सीधा उसके हाथ में इतने सारे सिक्के, सोने के सिक्के की पोटली उसके हाथ में पकड़ाती है। जैसे ही वो सोने के सिक्के देखता है ना, उसका दिमाग ही चेंज हो जाता है। सोचता है अब तो इसको मैं पहुंचाऊंगा इस शहर, मैं शहर पहुंचा रहा हूँ, वहाँ पे मुझे सोने के इतने सारे सिक्के दिए, और जैसा कि बता रही है कि आप गहने भी ले लो मेरे, लेकिन शहर तक पहुंचा दो। अगर वैसा हो गया तो कितना ज़्यादा अच्छा होगा, ज़िंदगी भर बैठ खाऊंगा, इतने धन होंगे मेरे पास। तो वो बोलता है ठीक है बहन जी आप चलो, मैं आपको अपने मोटरसाइकिल पे बैठा के शहर की तरफ छोड़ देता हूँ। वो औरत को जंगल से बाहर लेके निकलने लगता है। जंगल से बाहर जैसे ही रोड पे पहुँचता है ना, और बोलता है आओ बहन जी बैठ जाओ। वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करने वाला रहता है, फिर से बोलता है आओ बहन जी बैठ जाओ, लेकिन वो सुनी नहीं रही है। जैसे ही सब पीछे मुड़ के देखता है ना, देख के उसके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है। क्या देखता है, जो दुल्हन अच्छी खासी सुंदर दिखाई दे रही थी, बहुत सारे गहने पहनी थी, उसकी शक्ल बहुत ही ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रही है और उसके लंबे लंबे दांत निकले हुए हैं और बहुत इतनी ज़्यादा डरावनी दिखाई दे रही, इतनी ज़्यादा डरावनी कि वो पूरी तरह से घबरा जाता है। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो बहुत ज़ोर से चीखता है और उसके आसपास चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है, और उसके बाद उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ क्या गया। जो सुधा थी रात भर अपने पति के इंतज़ार में बैठी हुई थी कि मेरा पति घर पे आएगा और अभी आएगा, लेकिन उसका पति रात भर नहीं आता है। सुबह सुबह का जब टाइम होता है, मुखिया घर पे रोती हुई चिल्लाती हुई जाती है, बोलती है मेरा पति नहीं आया। मुखिया जैसे ये बात सुनता है कि इसका पति रात के टाइम में आने वाला था, मुखिया बौखला जाता है, बोलता है मैंने तुम लोगों को मना किया था कि तुम लोग रात के टाइम में इस गाँव में एंटर मत करना, उस रोड से मत आना,
तो क्यों क्यों भेजा तुमने उससे? ये बोलती है मैंने नहीं भेजा, वो जिद की वजह से वहाँ पे चले गए थे। मुखिया बोलता है अब वो कभी वापस नहीं आ सकता, क्योंकि रात के टाइम में वहाँ पे जो जाता है वापस नहीं आता। सुधा बोलती है नहीं मेरे पति को बचा लो मुखिया जी, मुझे मैं पेट से हूँ, मुझे कौन देखेगा, मेरा कोई भी नहीं इस दुनिया में, मुखिया जी बचा लो। तो मुखिया जी बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एक तांत्रिक को जानता हूँ, उस तांत्रिक के पास जाओ और उससे बात करो, शायद कुछ हो जाए। तो तांत्रिक के बारे में बताते हैं मुखिया जी। जो सुधा थी तांत्रिक के पास जाती है और उसको सारी बात बता देती है। तांत्रिक बोलता है कि ठीक है तुम चिंता मत करो, रात के टाइम में अपन चलेंगे उसी जंगल में और उसी रोड पे। ऐसा ही होता है, रात के टाइम में तांत्रिक, मुखिया जी और गांव के और 5-6 मुस्टंडे लोग और सुधा उस जंगल में उस रोड पे पहुंच जाते हैं। उधर ढूंढने लगते हैं कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, जंगल को पूरा सर्च करना स्टार्ट कर देते। तभी उन्हें अचानक से जंगल के बीचों बीच एक गुफा दिखाई देता है। जैसा लगता है वहाँ पे किसी ने रोशनी करके रखा है, आग जला के रखा है। वहाँ पे ये लोग अपना अपना लालटेन लेके पहुँचते हैं और दूर से ही मतलब छुपके चट्टानों के पीछे छुपके देखते हैं तो क्या पाते हैं, एक औरत बहुत ही ज़्यादा खौफनाक शक्ल लिए आग जलाई हुई है और बैठ के मंत्र पढ़ रही है, ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ रही है और बोल रही है, हे शैतान मैं तुम्हें पुकार रही हूँ, तुम यहाँ आओ, रक्तपान करो और मुझे आज़ाद कर दो, मेरी रूह को आज़ाद कर दो, मुझे जवान बना दो, हे शैतान मैं तुम्हें पुकार रही हूँ। तो ये लोग बहुत घबरा जाते हैं कि ये कौन है, डायन तो नहीं, ये क्या है, ये सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं। तभी अचानक से इनकी नज़र पड़ती है कि जहाँ वो बैठी है ना उसके थोड़ी दूर आगे ही 11 लोग ऐसे पड़े हुए हैं, आदमी मुस्टंडे हट्टे कट्टे, और वो मंत्र पढ़ रही है और शैतान को बुला रही है, बोल रही है कि इन लोगों का खून मैं तुम्हें दूंगी, तुम आ जाओ, मुझे जिंदा कर दो, मुझे जवान कर दो, ऐसी सी बातें बोल रही है। तांत्रिक बिल्कुल वो हो जाता है, बोलता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना इन लोगों को मार डालेगी, ये डायन है या चुड़ैल है जो भी है, इन लोगों को मार डालेगी। ऐसा ही होता है, जो तांत्रिक था वो आंख बंद करके मंत्र पढ़ रही थी ना, वो चुड़ैल तांत्रिक था, वो कुछ ले जाता है और उसके ऊपर फेंकता है बहुत जोर से, उसके ऊपर डायन के ऊपर, चुड़ैल के ऊपर बहुत जोर से कुछ छिड़कता है पानी वानी मंत्र पढ़ के, और जो लोग थे ना उनको मुखिया, सुधा और सारे लोग मिलकर खोल देते हैं। उसके बाद वो ना बहुत आंख खोलती है चुड़ैल और बोलती है कौन हो तुम, क्या कर रहे हो यहाँ पे, तुम मेरे शिकार को यहाँ से ऐसे लेके नहीं जा सकते। तांत्रिक बोलता है क्यों कर रही हो तुम ऐसा, क्या चाहती हो तुम, क्यों मारना चाहती हो बेकसूर लोगों को। बोलती बेकसूर, ये लोग बेकसूर, इन लोगों ने मुझे मार डाला, मेरे पति को मार डाला, ये लोग बेकसूर। तो बोलते क्या, किसने तुम्हारे पति को मारा। बोलती है ये आज से 4 साल पहले की बात है, मैं शादी करके बैलगाड़ी में अपने पति के साथ आ रही थी और मैंने बहुत सारे गहने पहन के रखी थी, और यहाँ पे 5-6 मुस्टंडे लोग आते हैं और वो मेरे गहने छीनने की कोशिश करने लगते हैं, और मेरा पति जब उनसे बचाने की कोशिश करता है, गहने बचाने की कोशिश करता है, मेरे पति को मार डालते हैं बुरी तरह से, और वो लोग मुझे भी मार डालते हैं, मेरे गहनों को लेके चले जाते हैं। तब से लेके आज तक मेरी आत्मा भटक रही है और मैंने शैतान से अपनी मुक्ति के लिए बात किया था, और मैं चाह रही थी कि मैं अपनी रूह को जिंदा करूं, अपने पति को जिंदा करूं इन 11 लोगों की बलि देके। तो बोलते हैं कि सिर्फ 5 लोग थे ना वो जो तुमको मारे थे, तुम 11 लोगों की बलि क्यों दे रही हो। चुड़ैल बोलती है कि मैं 11 लोगों की बलि देके खुद जिंदा होना चाहती थी। तांत्रिक बाबा बोलते हैं ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है, कोई भी मरा हुआ इंसान कभी जिंदा नहीं हो सकता, शैतान तुम्हारा वादा कभी पूरा कर ही नहीं सकता। वो बोलती है मुझे नहीं पता, मैं इन लोगों को नहीं जाने दे सकती। सब लोग तो खोल चुके थे लेकिन वो लोग बेहोश टाइप पड़े हुए थे। वो जो तांत्रिक बाबा थे उसके ऊपर मंत्र फूकते हैं, बहुत सारी चीजें मारते हैं, और वहां पे जो चुड़ैल थी वहां पे उसको आग लगा देते हैं। चुड़ैल अपने आप खत्म हो जाती है। उसके बाद जो लोग थे ना उन लोगों को ये लोग खोलते हैं और तांत्रिक बाबा कुछ मंत्र फूंक के वहाँ पे पानी छिड़कते हैं उनके मुंह पे। उसके बाद सब लोग होश में आते हैं। सुधा बहुत ज़्यादा खुश होती है धानु को देख के, और बाकी लोग जो थे ना, जो 5 मुस्टंडे लोग जो वो चुड़ैल को मारे थे, उसका गहना छीने थे, उन लोगों को गाँव वाले लोग पुलिस के हवाले कर देते हैं। चुड़ैल का बदला भी शांत हो जाता है, धानु भी बच जाता है, और उसके बाद से उस गांव के लोगों ने कान पकड़ लिया कि आज के बाद हम लोग कभी भी लालच नहीं करेंगे। वो लालच की वजह से चुड़ैल ने इतने सारे लोगों को बंदी बनाया था, क्योंकि चुड़ैल ने बोला था कि ये लोग गहने और सोना देख के लालच की वजह से मेरे जाल में फंसे और इनको अपने जाल में मैंने फंसा के इनका बलि देना चाह रही थी।
ऐसा ही हुआ। उसके बाद से लेके धानु और सुधा उस गांव में अच्छी खासी जिंदगी निकाल रहे थे और उनकी पूरी जिंदगी अच्छी खासी निकली उसी गांव में। और उस गांव में जो भूतिया सब कुछ माहौल था वो पूरी तरह से शांत हो गया और अभी वो गांव बिल्कुल नॉर्मल गांव है, वहां पे अभी कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो पूरी की पूरी कहानी है वही धानु के पोते ने लिख के मुझे इंस्टाग्राम पे भेजा था और उसने बोला कि आप पूरी की पूरी कहानी बताओ। खैर ये जो नाम है सारे नकली हैं और जगह का नाम भी नकली, क्योंकि हम असली नाम ऐसे नहीं बता सकते। लेकिन आप लोगों को अगर ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी ऐसे खौफनाक वीडियो सबसे पहले आप लोग पास पहुंचे। चलिए कल वापस से मिलती हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।